कल हम लोगों ने बेसिस की डेफिनेशन कर ली थी, स्टार्ट किया था हमने बेसिस एंड डायमेंशन। ये है डेफिनेशन। बेसिस क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। बी इज अ वेक्टर स्पेस, बी इज अ सबसेट। उसको हम लोग बेसिस कब बोलते हैं? किसी भी सेट को हम वेक्टर स्पेस का बेसिस कब बोलते हैं? जब ये दो चीजें सेटिस्फाई होती है। पहली, बी का लीनियर स्पैन वी हो और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स किए थे, चेक किया था कि वो लीनियरली, चेक किया था कि वो बेसिस बन रहा है या नहीं। तो मैंने बड़ा सिंपल सा एक जो हमने सबसे स्टार्टिंग में कंसिडर किया था R2 वेक्टर स्पेस लिया। मैंने इसका एक सबसेट उठाया 1001। बहुत इजीली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई थी, तो हमें पता लगा कि बी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, उसमें लिख देती हूँ, therefore B is basis of R। यहाँ पे हमने देखा था सेकंड वाले में, इसमें इसमें ये पहली तो प्रॉपर्टी मतलब पहला तो पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो रहा था, एल बी इज इक्वल टू R2 है ना, हमने वो प्रूफ भी किया था। लेकिन दूसरा नहीं हो पाएगा इसमें। दूसरा क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप वो जो मैंने कल शॉर्टकट की बात की थी, आप वो भी कर सकते हो। नहीं तो आप वो अल्फा बीटा गामा वाला भी कर सकते हो, जो बेसिक डेफिनेशन होती है लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की, वो भी कर सकते हो। बेसिकली आप एक नॉन जीरो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री विद एटलीस्ट वन अल्फा इज नॉन इक्वल टू जीरो, आप पक्का निकाल दोगे सच दैट दिस एक्सप्रेशन वुड बी जीरो। और वो मैंने आपको बताया भी था, है ना, कि अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या करें, अपने आप निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये होगा। अब फर्स्ट पॉइंट में कल बड़ा डिस्कशन हो रहा था, हम लोग कह रहे थे कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हमेशा ही होगा लीनियर स्पैन, तो अब इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कब नहीं होगा। तो एक सेट लो अब, 10 √2, 0। इसमें तो देखो, वैसे तो ना दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या चेक करते हैं? दूसरे पॉइंट में हम लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस चेक करते हैं। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करना बड़ा ही आसान होता है दो वेक्टर्स के लिए। ये देख लो कि वन इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अदर और नॉट। की थी ना हमने एक थ्योरम, वो भी हमने लीनियर डिपेंडेंस में हमने थ्योरम की थी। तो दो वेक्टर्स को तो बड़ा इजी होते हैं। आप खुद देख लो यहाँ पे कि √2, 0 इज एक्चुअली √2 टाइम्स 1, 0। दिस इज माई स्केलर, क्योंकि रियल से है, तो दिस इज a scalar multiplication. One is the scalar multiplication of other, sorry, one is the, yeah, scalar multiple of the other vector. That means this is linearly dependent. That means not linearly independent. सेकंड भी नहीं हो रही है, पर फिर भी हम फर्स्ट तो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट भी नहीं हो रहा है। अगर ये बी सेट है तो एल ऑफ बी क्या होगा? अल्फा टाइम्स 1, 0। लीनियर स्पैन, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, such that अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा अल्फा प्लस √2 बीटा कॉमा 0 such that अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल। मैंने कल जो भी मेरा सेट था, मैंने कोई ए कॉमा बी उठाया था, ठीक है, और मैंने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली थी। आ, हाँ, वहां पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, तो अल्फा बीटा गामा था। यहाँ 2 एलिमेंट्स है, तो मैं अल्फा बीटा निकाल दूंगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। आप बीटा को, अल्फा बीटा को क्या पुट करोगे जो यहाँ बी बन जाए, बताओ?
बी पे आप कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि बी हैज टू बी जीरो, बी हैज टू बी नॉन जीरो, क्योंकि वो तो आपने आर्बिट्री R2 से उठाया ना। R2 से सारे एलिमेंट्स में बी वैल्यू जीरो थोड़ी होगा, इट कैन बी नॉन जीरो। क्या वैल्यू लोगे जो यहाँ पे आप नॉन जीरो नंबर बना पाओ? समझ रहे हो? आपको वो कल इतना ऑब्वियस लग रहा था। हाँ अमन, ठीक है। हाँ जी, तो बीटा को 0 ले लेंगे ना। अच्छा ये है लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ बीटा को जीरो पुट करके अल्फा कॉमन जीरो आ रहा है। और बताओ। अच्छा, वो तो फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर वो तो 0 ही आएगा फिर तो हमेशा। एग्जैक्टली exactly. तो कल आपको लग रहा था ये तो एक है ना, यहाँ पे मुझे एक भी लेके दिखा दो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया है। ऐसा नहीं होता है। तो आप लेट आप अब देखो ना, लीनियर बी, जो बी का लीनियर स्पैन R2 नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि इसमें 2,3 नहीं आएगा। इसमें 3 कैसे बनाओगे? ठीक है, 2 तो आप इसको कुछ बीटा को 0 पुट कर लो, अल्फा को 2 पुट कर लो, हो गया 2 प्लस 0 हो गया 2, और ये 0 हो गया। लेकिन पता है ना आपको नहीं बना पाओगे, तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दो। क्लियरली 2,3 does not belongs to linear span of B. Why? Because for all alpha and beta belongs to real, alpha plus root 2 beta comma 0 is never equal to 2,3. ठीक है, या आप यहाँ पे लिख सकते हो for any alpha beta this does not belong, this is not equal to 2,3. ठीक है, तो बच्चा ये हुआ लीनियर स्पैन, ये हुआ बेसिस की बात। दोनों पॉइंट्स दीदी, करेंगे। हाँ, इसमें इसमें मतलब हमने एक एलिमेंट लिया और उसको बोला कि ये इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब कम से कम R2 के इक्वल तो नहीं हो सकता। हाँ जी, मतलब इसका यही मतलब हुआ ना कि फॉर ऑल के लिए होना चाहिए, सबके लिए बनना हाँ, चाहिए। सबके लिए बनना चाहिए, सबके लिए एक अल्फा बीटा की वैल्यू आनी चाहिए। कि एक मैंने ये तो चलो मैंने एक वो ले लिया ना, मैंने ए बी उठाया और मैंने बोला कि आप मुझे वैल्यू बताओ अल्फा पुट क्या करें, यहाँ पे वैल्यू बताओ अल्फा पुट क्या करें, बीटा पुट क्या करें, कि ये पूरा ए कॉमा बी बन जाए। अच्छा, मतलब हर एक ए बी के लिए अल्फा बीटा होना जरूरी है, हर यस, एक अल्फा बीटा के लिए ए बी होना चाहिए। इसका जैसे क्या? आप कल कह रहे थे ना कि गामा तो 0 है, तो हर एक गामा का जरूरी नहीं है। नहीं मैं दोबारा बोलूं। जैसे हर एक ए बी जो भी है आर में, उसके लिए अल्फा बीटा होना जरूरी है, उसका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। पर अल्फा बीटा, हर एक बीटा को हम पुट करके ए बी मतलब एज एन रियल में ला दें जरूरी नहीं है। जैसे गामा कल 0 ले लिया था, सिर्फ 0, तो सही गामा नहीं थे उसमें, सिर्फ एक 0 था, उससे हो गया। हाँ, तो मतलब सारे अल्फा बीटा गामा होना जरूरी नहीं है। नहीं 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 बच्चा, वहां तो हमने हमने ए बी निकाल दिया था। वो तो हम उस प्रोसेस में थे। मतलब ए बी के लिए मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, मैंने वैल्यू पुट की थी गामा 0। यहाँ तो मैं, आप कह रहे थे वहां पे आपने तो एक वैल्यू पुट कर दी, तो गामा इज इक्वल टू 0 के लिए होगा। आप यहाँ कोई एक पर्टिकुलर फिक्स करके भी आप नहीं कर सकते। वो एक के लिए भी हो गया तो होएगा ही नहीं ठीक होगा। है। अच्छा, ठीक। ठीक है, जो आप उल्टा बोल रहे हो ना रजय, वो तो हमेशा ही सही होगा ना, क्योंकि देखो ना ये तो किसका है एलिमेंट, ये R2 के एलिमेंट्स है ना। तो लीनियर स्पैन भी तो R2 या R2 के अंदर रहेगा, क्योंकि R2 वेक्टर स्पेस है, उससे थोड़ी बाहर चला जाएगा। ठीक। हम्म, तो अदर वे राउंड तो हमेशा ही सही है। LB इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ R2, बट R2 मे और मे नॉट बी द सबसेट ऑफ BLB। ठीक है, हमें तो दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए हम लोग ठीक। R2 से एक एलिमेंट उठाते हैं और प्रूव करते हैं कि हमारे वेक्टर ये लीनियर स्पैन में आ रहा है या नहीं है। चलो। अगर इसको मतलब डिस्प्रूव करना है तो बस एक एलिमेंट दिखा देना है कि नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कि कोई भी अल्फा बीटा ले लो, ये एलिमेंट नहीं बना पाओगे, दे आर नॉट इक्वल, बात खत्म। ठीक है। और दीदी ये इसलिए नहीं हुआ ना क्योंकि 3 था, 2,3 में 3 हम्म था, इसलिए हम्म। नहीं हुआ ना। रूट 2 का तो कोई इशू नहीं है। नहीं 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 नहीं, तभी मैंने वो थोड़ा ऐसे अजीब सा लिया। रूट 2 का ठीक कोई इशू नहीं है इसमें।
√2 का मैं √3 लिखती तो अब हो जाता रजत। प्रूफ करना हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ हाँ, 1 + √2 √3, हाँ जी, हो जाता। आराम से कर दोगे। दिस इज बेसिस ऑफ आर, है ना? बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। बेसिस डायमेंशन जहाँ शुरू हो रहा है, इन वहाँ पे काफी सारे एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं। ये जिस भी तरीके से लीनियर स्पैन प्रूव कर रहे हैं, जो पहला पॉइंट प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, या जिस भी तरीके से ये लीनियरली इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस कर रहे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ है। R2 R3 में मैट्रिक्स से काम कर सकते हो, रैंक वाला जो बताया था। यहाँ पे आप इस तरीके से काम कर सकते हो। नहीं प्रूव करना है तो एक एक एग्जांपल देके खत्म करोगे। वहां पे भी अगर रजे उसको लीनियरली डिपेंडेंट करना है तो पूरी थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं है, या तो इस तरह से कर सकते हो, दो वेक्टर्स का आपको शॉर्टकट पता है, मैट्रिक्स का आपको शॉर्टकट पता है, कुछ भी तरीका लगा सकते हो, ठीक है। या एक नॉन जीरो निकाल के दिखा दोगे, अल्फा आई, such that the linear combination of those alpha is are 0। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, अपना तरीका लगाना रचे, ठीक है। बुक्स की हेल्प ले सकते हो लेकिन तरीका अपना ही लगाना, ठीक है। कई बार होता है कि नहीं ऐसे क्यों किया है, तो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। बात आती है उसके बाद डायमेंशन। देखो ये तो बात समझ, देखो मैंने अभी आपको ये बोला कि ये ना बेसिस है, आप चेक कर लेना। मैंने इससे पहले सब एक सिंपल सा बेसिस लिखा था, इसको बी बोल, इसको बी डैश बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, 1 0 और 0 1, ये भी बेसिस है। एक बात तो सही है, एक थ्योरम भी हम करेंगे इस पे, बेसिस चेंज हो सकती है, बेसिस के एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी चेंज नहीं हो सकता। बेसिस चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं चेंज हो सकते। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे आप 50 बेसिस बना लो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, और वो नंबर ऑफ एलिमेंट इज एक्चुअली द डायमेंशन ऑफ द बेसिस, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस is number of elements in basis of vector space, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर ऑफ वेक्टर्स लिख देते हैं ना, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ, इन बेसिस, ठीक है। तो बच्चा अब देखो बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, आप देखो, अच्छा R2 का तो आपको पता लग गया, फिर मुझे लग रहा है R2 का कितना आएगा डायमेंशन, बताओ। 2। तो R2 की डायमेंशन 2 है। शॉर्टकट यहाँ भरे पड़े, ठीक है। शॉर्टकट तो नहीं मैं बोलूंगी इनको, मतलब एक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको, जो थोड़ा सा ना एकदम क्विक रिजल्ट्स है, दिमाग में रहेंगे तो क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट होगा। किसी भी Rn का डायमेंशन n होता है, थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन, दैट डायमेंशन जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, 2D है, 3D है, थ्री डायमेंशनल है, दैट हैज अ मीनिंग। अच्छा, तो वो डायमेंशन ये डायमेंशन है। डायमेंशन ये डायमेंशन है, 3D में थ्री डायमेंशन है, क्योंकि उसका उसके उसमें तीन वेक्टर से पूरा 3D बन सकता है, तीन वेक्टर के लीनियर डायमेंशन, लीनियर स्पैन से पूरा का पूरा 3D बन सकता है, राइट। तो चलिए ये हो गया आपका डायमेंशन। तो बेसिस क्या होगा बच्चा, बेसिस वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा, दो एलिमेंट हो सकते हैं, तीन एलिमेंट हो सकते हैं, चार एलिमेंट हो सकते हैं, और डायमेंशन एक नंबर होगा, नंबर कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। अब बात करते हैं एक एक सिर्फ है, आप ना थोड़ा सा दिमाग लगा के आएंगे इस पे, कल मैं पूछूंगी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपने ना इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ
आर, आर का डायमेंशन क्या होगा? 1। आर ओवर आर का डायमेंशन 1 होगा। आप मुझे आर ओवर क्यू का डायमेंशन बताओ। क्या मतलब है इसका, आर ओवर आर और आर ओवर क्यू? फील्ड बच्चा, फील्ड, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। फील्ड इज क्यू। चलो, अच्छा उसके बाद ना एक टर्म आता है जो कि हम लोग ना थ्योरम्स में बड़ा यूज करने वाले हैं, या एक काम करें क्वेश्चंस करते हैं फिलहाल। इसमें थ्योरी पार्ट हमारा रहता है अभी काफी, लेकिन हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि ना क्वेश्चंस कर पाओ आप ज्यादा से ज्यादा करें। एग्जाम्पल देखो, शो दैट एग्जाम्पल 2 देखो बच्चा, 1 गो थ्रू इट, बहुत इजी है, मैं नहीं करा रही, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो, give examples of two different bases of V2R। मैंने आपको बोला है ना बुक में V2R is actually R, R2R, ठीक है ना। इसके दो बेसिस के एग्जांपल पूछ रहे हैं, बना सकते हो? हाँ जी, एक तो 100 बन जाएगा। एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, बन गया, सामने ही लिखे हुए, हाँ। ठीक है। लेकिन बच्चा प्रूव करना है, बेसिस प्रूव करना है, मतलब आपको वही दोनों पॉइंट प्रूव करके दिखाने हैं, ठीक है। अच्छा, ये बन तो दीदी वैसे इनफाइनाइट ही बन सकते हैं ना ये तो। इनफाइनाइट बन सकता है आप, हाँ इनफाइनाइट, ठीक है। तो एक एग्जांपल 3 है बच्चा, कह रहे हैं दो डिफरेंट बेसिस बता दो R3 के, तो क्या होंगे बताओ? 01 0 1 0 0 0 आराम से 1 1 से शुरू किया करो ना, 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1। 0 0 1 ये हमें अप टू। ये आर आर एन में जो बेसिस की शक्ल रहेगी ना, आप ये बेसिस तो हमेशा ही बना सकते हैं, ऐसे वाले। इनको हम एक हाँ स्पेशल जी हाँ नाम जी। देते हैं, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। लग भी रहे हैं थोड़े स्टैंडर्ड, इनका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। और मैं इनको नोटेशन दूंगी E1 E2 E3। तो आगे से जब मैं बोलूं कि R3 में बेसिस ले लो E1 E2 E3, R4 में बेसिस ले लो E1 E2 E3 E4, तो आपको पता है कि उसका क्या मतलब है। EI मतलब ith पोजीशन पे 1, बाकी सब जगह 0, ठीक है। हाँ जी लेकिन अजय प्रूव करना है, और इनको आपको पता है प्रूव करना कितना इजी भी रहता है। अच्छा, अब ना दूसरा बेसिस बताओ, पहले तो गैस करो, करो, बताओ कोई भी 3 एलिमेंट्स बता दो। दीदी 1 की जगह 2। ये तो चीटिंग है। ठीक है, काम करेगा, बिल्कुल करेगा वो भी, और बल्कि एग्जैक्टली वैसे ही काम कर जाएगा, लेकिन और कोई ले। अच्छा, ये भी बड़ा है ना, वो होता है, ये भी बड़ा कॉमन सा एग्जांपल देखने को मिलता है, हाँ जी, ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना। इसको भी कर, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चेक करना रहेगा। लीनियर स्पैन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और लीनियरली इंडिपेंडेंस में तो कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। क्यों? 3 R3 में 3 वेक्टर का लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना है, वो कर ले, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लोअर ट्रायंगुलर दीदी मैट्रिक्स है। वो, हाँ बताओ। दीदी हाँ, वो आप वो एक बार कह रहे थे ना कि रैंक निकाल के कम आना चाहिए। हम्म, हाँ वैसे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, मैं रैंक भी निकाल देती हूँ फिर। इसी इसी के लिए होता था ना वो, कि पहले चेक करते थे और फिर निकालते थे। हाँ, मैं इस मैट्रिक्स का रैंक निकालूंगी, अगर रैंक 3 से छोटा आ जाता है तो मतलब ये हाँ जी लीनियरली, हाँ जी। 3 से छोटा आ जाता है तो लीनियरली, वो जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स वाला सिस्टम दूसरा हाँ है, हाँ हाँ हाँ। वहां मैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल सॉल्व कर रही थी। अल्फा बीटा गामा जब बन जा रहे थे। हाँ हाँ, अल्फा बीटा गामा निकालने के लिए लीनियर स्पैन है कि नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा, बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, वो दूसरा था, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन था। यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्वेश्चन है। इसका दीदी वैसे जो स्टैंडर्ड तरीका वो तो वही है ना कि अल्फा बीटा गामा लेके। बिल्कुल 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 वही वही। ठीक। ठीक है, तो अगर अगर वो बनाओगे तो भी देखना कोफिशिएंट मैट्रिक्स यही बन रही होगी ना। हाँ जी, तो ऐसे ही करना है, मैट्रिक्स बनाना करना पड़ेगा। यही है। इसका डिटर्मिनेंट रजे, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स 1। नॉट इक्वल टू 0, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये वाला तरीका, ठीक है। रैंक वाला तरीका कर सकते हो। चलो, अच्छा, उसके बाद मुझे R3 में क्वेश्चन आया हुआ है, पीयू का क्वेश्चन है, आया हुआ है ये। एग्जाम्पल 4 सेकेंड पार्ट देखना। बी एक वेक्टर उन्होंने बनाया हुआ है, इसमें 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, 2 1 4, 1 -1 2, 3 1 -2। अच्छा, वैसे तो शो दैट बोला है तो फिर आपको पता लगी गया कि इट फॉर्म्स अ बेसिस, है ना, शो दैट इट फॉर्म्स अ बेसिस। पर चेक भी करना पड़ता तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लीनियर स्पैन ढंग से चेक करना, डिटर्मिनेंट निकाल लेना, खत्म। उसके बाद मुझे क्वेश्चंस R3 के ही हैं, काफी इन्होंने डिस्कस किया है R3 के। एक टर्म आता है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ R2 है। ओ सॉरी सॉरी, R3 दिस इज नॉट इवन अ सबसेट ऑफ R2। बेसिस तो दूर की बात वही तो। है। एक एग्जांपल देखो, एक टर्म देखो इससे पहले। कोऑर्डिनेट वेक्टर क्या होता है? जब भी रजे हम कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात करते हैं तो हमें बेसिस चाहिए होता है, बेसिस के बिना कोऑर्डिनेट वेक्टर की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट वेक्टर एक वेक्टर का निकलता है। ठीक है, अगर हम R3 में हैं तो R3 के एक एलिमेंट का कोऑर्डिनेट वेक्टर निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू सम बेसिस। बेसिस चेंज होगा तो वेक्टर भी चेंज होगा। ठीक है, रिलेटेड है ये। तो हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट वेक्टर। देखना, मैं R3 में एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। ऑफ एक वेक्टर ले लेते हैं R3 में, राइट? कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ R3 ओके, ये सेव नहीं हुआ उतना तो चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। मैं कह रही थी, मैं एग्जांपल ले रही हूँ R3 में। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर किसी वेक्टर का निकलता है ऑफ अ वेक्टर V बिलोंग्स टू R3 इज अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू एक वेक्टर का कोऑर्डिनेट वेक्टर, एक वेक्टर ही होगा राजी R3 का ही। मतलब एक एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट से एसोसिएटेड है। अगर आपको एक बेसिस दे दी है, मतलब बेसिस आपको दी हुई है, वेक्टर स्पेस आपको ऑफ कोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एक V1 दे दिया, तो आप एक V2 को कोऑर्डिनेट वेक्टर कब बोलोगे? इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर V2 कब है? व्हेन विद रिस्पेक्ट टू दिस B, विद रिस्पेक्ट टू बेसिस B। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं चलो R3 थोड़ा जनरल ले लेते हैं ना, R3 रहने देते हैं। This is V over R, V over F is V1। ठीक है, इफ बेसिस, अब बेसिस में ना देखना कितने यहाँ पे लिखे मैंने B1,
B2 Bn n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है मान लो, ठीक है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो if मुझे लगता है एग्जांपल से ज्यादा सही होगा, फिर मैं इसको यहाँ पे आके लिखती हूँ। अल्फा बीटा गामा मैंने उठाया है R3 से, तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 R3, कोऑर्डिनेट वेक्टर। बेसिस ना हम सिंपल वाला ले लेते हैं, जिसमें वैसे तो कोई भी हो सकता है पर वो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, E1 E2 E3। तो B is equal to this if alpha beta gamma is actually alpha 1 times E1 plus beta 1 times E2 plus gamma 1 times E3। देखो हुआ क्या है, बेसिस थी मेरे पास। बेसिस का क्या मतलब होता है, लीनियर स्पैन तो होता ही है ना। इसका ये मतलब है बच्चा कि मैं वेक्टर स्पेस का जो मर्जी एलिमेंट उठा लूं, वो मेरे बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि दे आर बोथ इक्वल। यस और नो? बोथ इक्वल मतलब जैसे अगर मैंने कोई एलिमेंट उठाया है वेक्टर स्पेस से, राइट, तो मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन उठा सकती हूँ LB से, सच दैट दे विल बी बोथ इक्वल, मतलब दे विल बी इक्वल, हाँ जी, राइट। वो जो साथ में लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन होती है ना रजे, वो पता है क्या काम करती है? आपने देखा होगा वो जो कल प्रॉब्लम हो रही थी कि आपने अल्फा 0 ले लिया, यहाँ पे तो आप बीटा 0 ले लेते, फिर अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती, यूनिकनेस हाँ खराब जी। हो रही थी ना। हम्म। लेकिन अगर लीनियरली अच्छा तो ये इंडिपेंडेंट होता है ना, तो लीनियर वो खराब नहीं होती, वो यूनिकनेस बरकरार रहती है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का काम ही यही होता है कि लीनियर स्पैन अगर आपको मिल गया है R2 का, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और वो आपको गारंटी देगी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अगर वो बेसिस है तो बच्चा वो यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स E1 E2 एंड E3, राइट। ठीक है, इसका एग्जांपल एक बार करेंगे तो थोड़ा बेटर एक होगा। एक एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखो, ठीक है, इसको अभी ये होल्ड पे रखो सर, है ना, ये हमने करा नहीं अभी। एग्जांपल देखो 6 है ये। पहले तो ये कह रहे हैं शो दैट द वेक्टर्स 1, 1 1, 1, 1, 1, 0, 1 and 1, -1, -1, they are of R3, it forms a basis। ठीक है, सबसे पहले तो इट फॉर्म्स अ बेसिस, जो बहुत इजीली आप प्रूव करते हो। अब वो कह रहे हैं कि इस बेसिस के लिए प्लीज, बेसिस के क्वेश्चंस जो लीनियर स्पैन और ये वाले क्वेश्चंस है, ये करने हैं ट्राई, ठीक है, ये आते हैं। तो बेसिस तो चलो आप कर लेंगे, दूसरा पार्ट इसका है ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ -3, 5, 7 रिलेटिव टू दिस बेसिस। कहीं पर भी देखो, अभी ये ना पहला एक टर्म आया है जिसमें आपको कुछ निकालने के लिए बेसिस की जरूरत है, क्योंकि बेसिस ये अभी पढ़ा। कहीं पर भी आगे भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव टू दिस बेसिस, या कुछ कुछ बेसिस का इस्तेमाल करना है हमने उस कैलकुलेशन में, और बेसिस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो हर एक डायमेंशन, हर एक वेक्टर स्पेस की एक स्टैंडर्ड बेसिस होती है, आपने वो लेके काम चलाना।
अगर मुझे यहाँ बेसिस नहीं दे रखी होती तो मैं E1, E2, E3 से ही काम चलाती। क्लियर? चलो, मैंने क्या कहा, इसका इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर ये होगा जब ये इक्वल होगा। तो कोऑर्डिनेट वेक्टर of -3, 5, 7 is alpha, beta, gamma. If -3, 5, 7 is equal to alpha times 1, 1, 1 plus beta times 1, 0, 0, 1, 0, 1 plus gamma times 1, अच्छा, अल्फा बीटा गामा निकाल लो, कोऑर्डिनेट वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, बताओ। ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको आप सॉल्व करो। रजे, अगर बेसिस इन्होंने चेंज करी है, सॉरी वेक्टर स्पेस चेंज किया, अभी तक हम R2 R3 में काम कर रहे हैं, आपको पता है उनमें भी काम कैसे करना है। पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की है इन्होंने आगे। तो अच्छा, ये देखना, मुझे आर, आपको तो पता लग गया ना, आर एन का डायमेंशन कितना होगा। आर एन में मुझे बेसिस बताओ, इसकी मुझे एक बेसिस बताओ आर एन में। दीदी इसको कैसे बेसिस बता दूं, जो तो पहला ही एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। R5 में हाँ, 0 0, 0 0। नहीं 4 बार 0 फिर 1। आप ये क्यों करते हो, मैंने आपको बोला है ना 1 से शुरू किया करो। अच्छा, 1 के बाद 4 0। 1 के बाद 4 0, तो यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरो आएंगे। n n n-1। n-1, क्या लिखो, दिस इज n-1 टाइम्स, फिर 0 1, अच्छा, ऐसे 0 1 फिर n-2 टाइम्स। n-2 टाइम्स में क्या दिक्कत है, डॉट 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 लास्ट में 0 ठीक 0 0 1 लिखोगे है, n-1। n-1। दिक्कत क्या है, राइट। आर इंफिनिटी की बात करो, अब आप आर इंफिनिटी की बात करो। वही 1 0 0 0 इंफिनिटी। बेसिस है इसकी 1 0 0 ओ डॉट सॉरी, डॉट डॉट। लास्ट में कोई नहीं आएगा ना, ऐसे आएगा ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 0 1 0 चलता रहेगा, 0 0 ही है ना, उसके बाद तो चलता रहेगा, हाँ जी, हाँ जी। बाद 0 0 1 0 0 एंड सो चलता रहेगा। मैंने क्यों लिया ये एग्जांपल, एक्चुअली इन्होंने वेक्टर स्पेस देखना क्या लिया हुआ है, आर ऑफ एक्स। मैंने आपको ऐसे बताया था, ऑल द पॉलिनोमियल्स, यस और नो, हाँ जी, ऑल पॉलिनोमियल्स। ओवर आर, और जे स्क्वायर ब्रैकेट था, नोटेशन में थोड़ा सा ध्यान देना आपने। तो तो ये कुछ अलग होता है। ये तो कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ, ये स्टैंडर्ड होता है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक ठीक। तो आर ओवर एक्स है ये, इसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स भी तो फंक्शन ही है ओवर आर, तो बेसिकली ये भी वही लिखा हुआ, डिफाइन कर दिया। चलो, इसके बेसिस की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ इसका बेसिस मैं बाद में निकालूंगी, पहले मुझे ये बताओ, इसको किसी वेक्टर स्पेस से, हमारे जान पहचान के वेक्टर स्पेस से लिंक कर सकते हैं। दीदी आर आर एन से ही होएगा। आर एन से हो जाएगा, एन टपल है, पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं बता रखी, तो इनफिनिटी। ये आर इन्फिनिटी से कंपेयर होगा, क्योंकि अब मैं जब मैं ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x² एंड सो ऑन। अच्छा, एक और बात, मुझे ये बताओ, 2 +
x plus x square plus x cube and so on. पॉलिनोमियल तो ये है ना? हाँ जी, हाँ जी। दोबारा सोचो। वो x की पावर 0 दीदी 1 आएगा। x कहाँ की पावर 0 प्लस x की पावर 1 ऐसे आता है ना। तो अगर एक टर्म मिसिंग है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता? एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल नहीं है? है भी है, ऊपर वाला भी है। पॉलिनोमियल में राजे फाइनाइट टर्म्स होती है। हाँ। पॉलिनोमियल में फाइनाइट टर्म्स होती हैं। पर इसमें प्रॉब्लम ये है बच्चा कि इसने ना, देखो, ये अगर मुझे कंपेयर कर, अच्छा आप बोलो कि ये तो आपको नजर आ रहा है ना कि इसमें रजे एक पोजीशन तक, एक मैक्सिमम पोजीशन आपको 1 वाली मिल जाएगी, उसके बाद तो जीरो ही है ना सारे। हाँ जी, ट्रू। मैं कैसे कंपेयर करती थी आर एन और पॉलिनोमियल्स को? पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट ही तो चेंज होते हैं। ये एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, ये तो हमेशा ही रहेंगे, हर पॉलिनोमियल में रहेगा। जहां वन नहीं है वहां एक एक जीरो के साथ टाइप जाता लगा रहता दो। था। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। है ना? तो वही वन एक एक के साथ जाता रहता था। 1, एक एक के साथ जाता रहता था, जैसे पहले एक वन लिख दिया, बाकी सब जीरो, फिर एक जीरो, फिर वन और फिर एग्जैक्टली, जीरो। हाँ हाँ हाँ। तो पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे ही तो कंपेयर कर रहे थे। लेकिन वहां अगर मुझे पता है कि वो 5 या 5 डिग्री से कम होती थी, या अभी फिलहाल के लिए 3 ले लेते हैं चलो, तो उसको मैं लिख लेती थी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, सॉरी a3x क्यूब। तो मुझे पता होता था कि मेरे पास 4 कांस्टेंट आए हैं, तो मैं इसको R4 से कंपेयर करूंगी। मुझे पता है R4 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 4 टप्पल होता है, राइट? लेकिन बच्चा अभी भी मेरे पास पॉलिनोमियल इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट टर्म्स का पॉलिनोमियल नहीं होता। मतलब अगर आप बोलो कि एंड सो ऑन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहली बात तो ये सुनो। लेकिन अब मेरे पास प्रॉब्लम है कि अब मेरे पास वो जो मैक्सिमम पावर है एक्स की, वो मेरे हाथ में नहीं है अब। इसलिए मैंने ये सारे एलिमेंट्स कंसिडर करना मुझे जरूरी है। आप कहो कि नहीं 100 तक ले लो, मैंने कहा फिर 101 डिग्री की भी पॉलिनोमियल होती है। ठीक है, डिग्री फिक्स होनी चाहिए। तो दीदी जब हर एक का अगला मिल ही जाएगा, फिर तो इनफाइनाइट ही हुआ ना पॉलिनोमियल। नहीं, सुनो ना, मैं कंपैरिजन करवा रही हूँ एक्चुअली। मुझे बताओ, इसमें इसमें 100 डिग्री की पॉलिनोमियल है कि नहीं है? है। एक्स की पावर 100 प्लस 1। मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसको आर 100 से कंपेयर कर लोगे? इस पूरे वेक्टर स्पेस को आर 100 से कंपेयर कर लोगे? नहीं, ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली exactly, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 100 टपल है। तो ठीक है, आप ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्स के और 100 का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कांस्टेंट 1 है, बीच में सारे जीरो, हम्म, लास्ट वाला फिर 1 हो गया, फिर इसको लाइक सौ, 1 है हाँ जी। है ना? ठीक है। तो ये आ गया इसमें। लेकिन क्या इसमें 100 की पावर 101 आप कंपेयर कर पाओगे? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिससे कंपैरिजन करना है उसमें तो उससे तो इनफाइनाइट बड़ा होनी लेना चाहिए ना। पड़ेगा। ठीक है, उसमें ठीक। यहाँ पे कोई लास्ट में कोई एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, सिर्फ इतना ही। तो इसको कंपैरिजन तो रहे आर इन्फिनिटी से ही करेंगे। तो देखना, अब आप मुझे खुद इसका बेसिस निकाल के दिखाओगे। ठीक है, मैं बेसिकली काम कर रही हूँ कि बेसिस निकल जाए किसी तरीके से। अब अगर ये आर इन्फिनिटी से कंपेयर हो रहा है, तो आप मुझे बताओ आर इन्फिनिटी का बेसिस क्या है? लिखा हुआ है यहीं पे, ये बेसिस ही तो लिखा हाँ हुआ जी, ना ऊपर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हर बेसिस की कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल बनाओगे ना, क्योंकि मुझे इसका निकालना है ना बेसिस, तो बेसिस तो इसी का एलिमेंट होगा ना बच्चा। हाँ, ठीक है, हाँ जी। तो देखना बेसिस कैसे निकलेगा। हाँ, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से पॉलिनोमियल है? बताओ। पहले वाले के दीदी।
1 1 अगले वाले के x x स्क्वायर x, दूसरा वाला का x स्क्वायर x क्यूब, राइट। हाँ क्वेश्चन जी भी नहीं था, क्वेश्चन था शो दैट दिस इज द बेसिस ऑफ दिस। ठीक है, अब आप राजे बहुत इजीली वो लीनियर स्पैन और वो बस डेफिनेशन दिमाग में रखनी है। डेफिनेशन लीनियर हाँ स्पैन जी की क्या थी या किस तरह से हम लोग ने किया था, अब आप कर सकते हैं। ठीक है, खुद अगर बेसिस निकालना होता तो मैंने आपको एक थोड़ा सा रिलेशन बताया, प्रोसेस बताया, जिससे आप कर सकते हो। ठीक है। अगर वेक्टर स्पेस है ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, मुझे इसके बेसिस बताओ। नहीं 1x x स्क्वायर डिग्री 2 या 2 से छोटी है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ, डिग्री फिक्स कर देने से वेक्टर स्पेस नहीं बनता है। ठीक है, डिग्री फिक्स कर देने से, अगर आपने डिग्री मान लीजिए 2 फिक्स कर दी, 0 पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो डिग्री हमेशा लेस देन इक्वल टू करने से ही वो वेक्टर स्पेस बनता है। हाँ हाँ, तो इसको कंपेयर किससे किया? ऊपर वाले जैसा ही किया है। 1x R3 और से हो x जाएगा स्क्वायर बन कंपेयर, जाएगा बस। हाँ जी और R3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा 1x x स्क्वायर। और ये सोच के देखो, कोई भी पॉलिनोमियल a टाइम्स अल्फा टाइम्स 1 हाँ जी ट्रू। प्लस बीटा टाइम्स x प्लस गामा टाइम्स x स्क्वायर ही तो होती है। अल्फा बीटा बिल्कुल। गामा रियल के होते हैं। ठीक है, तो हर हाँ पॉलिनोमियल बेसिकली इन्हीं के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, तो ये बेसिस है और यूनिकली लिखा जाता है। अल्फा बीटा गामा आप एक से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। नहीं ले सकते। हाँ बिल्कुल। जी ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अगेन जैसे हमारे पास R3 में यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है, ये चेंज भी कर सकते हैं। ये जो बेसिस है, इसमें बच्चा मैं ले सकती हूँ 1 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी काम कर जाएगा। ठीक है, एक ये देखना, एग्जांपल 11 है। V be a vector space, वेक्टर स्पेस कैसा है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर तो हमने पढ़ा है ना, R2, हाँ जी ये C2 है, तो V हम्म, जो है दैट इज C2। तो बेसिकली इसमें एलिमेंट्स कैसे से होंगे? A प्लस आयोटा बी कॉमा C प्लस आयोटा ये डी। प्लस आया था। ठीक है, ओवर, जब भी हम इसकी बात करते हैं ना बच्चा, फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फील्ड तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग अभी तक कोई ज्यादा उसको भाव दे नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं R2 है तो ओवर R है ना, R है तो ओवर R है। पर थोड़ा ध्यान रखना C में। ठीक है, ये ओवर C भी हो सकता है, ओवर R भी हो सकता है। इसका बेसिस निकालने का काम करते हैं। अगेन क्वेश्चन में तो ये बोला हुआ है ना कि शो दैट दिस सेट इज द बेसिस, हम लोग कोशिश करते हैं बेसिस। पहली बात, C2 का सबसेट होगा। ठीक, ये तो बेसिक कंडीशन है, C2 का सबसेट होना चाहिए। तो मतलब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए, पता नहीं ना मुझे कितने आएंगे, जिसमें पहला भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। कंपैरिजन के लिए खुद सोचो, रियल बेसिस, जब बेसिस अपने आप में थोड़ी कुछ है, 4 एलिमेंट लिख दिए, अगर मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे मैंने 10 एलिमेंट लिख दिया, या R2 में आपको पता है 1 0 या 0 1 लिख दिया,
खुद थोड़ी है, दो एलिमेंट्स का सेट है, ये क्या कर लेगा, लेकिन इसका लीनियर स्पैन बहुत कुछ कर देता है। लीनियर स्पैन इसका पूरा का पूरा R2 बना देता है। तो बच्चा, और लीनियर स्पैन बनता कैसे है, फील्ड के एलिमेंट से। तो फील्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे R के एलिमेंट से बाहर मल्टीप्लाई करना है, मैं यहाँ पे एलिमेंट्स चूज कर सकती हूँ खुद अंदर, ठीक है। तो मान लो अगर आपको सिर्फ यही जनरेट कराना है, सिर्फ ये, अभी फिलहाल दूसरे वेक्टर के बारे में भूल जाओ, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ क्या लिखा जाए, फिक्स होना चाहिए, ABCD नहीं, ये तो फिक्स होना चाहिए ना। बाहर मैं अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ, अल्फा जो मर्जी, बीटा जो मर्जी। तो आप मुझे ये बताओ कि A प्लस आयोटा B जनरेट कराना है मुझे। यहाँ पे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, यहाँ पे आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हो, अल्फा बीटा तो कोई भी ले सकते हैं। क्या लग रहा है, थोड़ा आइडिया बताओ मैं। ए और आयोटा भी ले लेंगे, ऐड हो जाएगा। वो तो वेरिएबल हो गया, मैं A और आयोटा B चेंज करूंगी, आपके बेसिस चेंज हो जाएंगे। यूनिक लो, नंबर लो, एक्चुअल में मुझे एक नंबर बताओ। A और B, A प्लस B आयोटा बनाने के लिए जो स्केलर लेना पड़ेगा वो तो मैं अपनी मर्जी से ले लूंगी ना, तो लेकिन 1 और आयोटा। एग्जैक्टली 1 और आयोटा, क्योंकि इसको मैं A ले लूंगी, इसको मैं B ले लूंगी, काम खत्म, बन गया A टाइम्स 1 प्लस B टाइम्स आयोटा इज A प्लस आयोटा B। तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ आयोटा लिख लेते हैं, लेकिन इससे तो राजे पहला बन जाएगा ना, ठीक है। दूसरे को भी तो थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी मेरे को, दूसरे का अलग, A और B का C और D से तो कोई लेना देना नहीं है, उसको भी तो अलग से जनरेट करना पड़ेगा। तो इसको तो अभी आप फिलहाल अलग रखो। फर्स्ट एलिमेंट बनाया अभी मैंने सिर्फ इससे, तो अब बाकी दो एलिमेंट कैसे बनाओगे। 0 कॉमन 0 कॉमा आयोटा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया मैंने कैसे निकाला है, अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए हम नहीं निकाल रहे। अभी के लिए उन्होंने बोला कि इसको प्रूफ करो, प्रूफ करने का काम रहा आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे यही काम, R2 में जब बेस बनाया था, हाँ R2 में जब बेस बनाया था, तो वो दो ही बने थे एलिमेंट, R2 के दो, 0,1 1, जो लेट बेस बने थे। तो इसमें चार क्यों बनाए, मतलब इसमें नहीं बना सकते थे हम 1,1 और आयोटा का आयोटा। इसमें हम बना सकते थे क्या, 1, मतलब वो दोनों को क्लब करके 1,1 और आयोटा आयोटा। 1, और आयोटा आयोटा, ये कह रहे हो। हाँ जी, इसमें ऐसा देखो, होता है कि C। आप बताओ, इसमें आप 2 प्लस 3 आयोटा कॉमा 7 माइनस 6 आयोटा बना के दिखाओ। 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, किस अल्फा से, और ध्यान रखना रहे आयोटा का, ये अल्फा बीटा ये नहीं कि कोई बाहर, ये लेना आपने रियल से, फील्ड आपका रियल है, बताओ किससे मल्टीप्लाई करें। चलो ठीक है, इसमें होगा, फिर जो हमने किया है उसमें हो जाएगा ये, जो अच्छा, हमने लिखा है ये हाँ 1,0 आयोटा 0। तो ठीक है, अल्फा 1, 0 प्लस बीटा आयोटा 0 प्लस गामा 0, 1 प्लस डेल्टा 0, आयोटा। इसमें दिक्कत ही क्या है, पहला एलिमेंट बनाने के लिए तो पहले दो है, उसने दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालना, समझ गए। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज दिख रही है, 2, 3, 7 -1, -7 -6, नहीं रुको, गलत कर दिया क्या मैंने, नहीं कुछ गलत नहीं कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब दिखा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो क्या कर रहे हो आप? इसमें आप कैसे एलिमेंट्स हाँ जी बना हाँ रहे जी हो, हाँ जी, ठीक है ठीक इसमें है। आप ठीक, सेम एलिमेंट हम बना तो, रहे हो, हाँ हाँ अल्फा प्लस हाँ। आयोटा भी और ये अल्फा जो प्लस आयोटा भी। हाँ, और ये जो अल्फा है अल्फा बीटा, तो गामा और ये डेल्टा को तो छेड़ेगा ही नहीं, अल्फा बीटा अपना बनाएगा, डेल्टा अपना अपना बनाएगा। इसी तरीके से तो ठीक है हम ठीक। बेसिस बनाए हैं कि पहला एलिमेंट बन जाए, दूसरा एलिमेंट बन जाए, एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो इनका, ठीक है, हो ठीक गया। है। लेकिन देखो राजीव, अच्छा तो आपको क्या लग रहा है फिर डायमेंशन कितनी बन गई हमारी,
डायमेंशन इज, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, गलत हो जाता है। ऊपर करो दीदी, डायमेंशन की एक बार डेफिनेशन दिखाना। हाँ तो हट गया ना वो अच्छा, फ्रेमिंग। क्या था दीदी वो डायमेंशन का? डायमेंशन इज द मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। चलो 4, आई वांट टू से 4 पर बी ऑन द सेफर साइड, 4। डायमेंशन इज 4। डायमेंशन किसका 4 है? डायमेंशन अजय वेक्टर स्पेस का होता है, ठीक है, इसका हाँ जी। 4 डायमेंशन है। एक मैंने आपको क्वेश्चन, वो भी हट गया होगा क्वेश्चन, पर कोई बात नहीं, वीडियो में होगा वो क्वेश्चन। मैंने आपको दिया था एक, एक आप डायमेंशन निकाल के आएंगे आर ओवर क्यू का, क्यू का। एक आप डायमेंशन निकाल के आएंगे C2 ओवर C का। C2 ओवर C का तो दीदी जाएगा। क्या नहीं आ पाएगा? C2 ओवर C का तो 2 ही आएगा। 2 आएगा? हाँ जी। अगर आप इतनी श्योरिटी से कह सकते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप वो भी बता सकते होंगे बेसिस। मेरी तो नहीं बता पाऊंगा मैं अभी। ये क्या मतलब है? बेसिस रजे, आप कोशिश तो करो। R2 ओवर R में क्या बनाया था? हमने ये हमें 4 इसलिए बनाने पड़े ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई ही R से कर रहे थे। अब इसमें तो वो इशू रहा नहीं, C2C में हम तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई करके बना देंगे सीधा। ठीक है, तो क्या लें बेसिस? 1,0 0 आयोटा। 1,0 0, 0 आयोटा। आयोटा बना के दिखाओ। अगर आपने ये बेसिस चुना है तो इसको जनरेट पक्का करा सकते होंगे ना, ये C2 का एलिमेंट है। तो मुझे अल्फा बताइए जिससे मैं 1,0 मल्टीप्लाई करूंगी, आयोटा बताओ जिससे मैं 0 आयोटा। मेरे लिए इसके भी 4 ही हैं। चीटिंग। कितना इजी था ये। चलो। अब मेरे पास तो चॉइस मैं सही कॉम्प्लेक्स। सोच रहा था, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। ये तो कॉम्प्लेक्स चलो, है, मुझे तो कॉम्प्लेक्स लेने का फ्रीडम है। अल्फा बीटा, ठीक है तो वही बन गया। ठीक है, सही है, सही। ठीक है। तो ऐसे नहीं ठीक है। कहना C2 का डायमेंशन 2 है। पहले पूछो किसके ऊपर बना रहे हो भाई, राइट? और फिर दीदी आ क्योंकि बड़ा है और क्यू छोटा है, मतलब क्यू छोटा है ना, अच्छा, यहाँ तो इसको ऐसे सोचना, सारे तो बनेंगे ही नहीं। सुनो, हाँ जी। सिर्फ इसको ऐसे सोचना। अगर मतलब बेसिस तो आपको बेसिस ही नहीं पता ना, तभी तो आप डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे। हाँ जी। बेसिस में मुझे नहीं पता क्या है, पर उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में पाई लिखा जा सकता है। पाई, भाई जा सकता है। हाँ, यही तो काम होता है बेसिस का। बेसिस का काम है कि वो अपने लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट बना देगा। हाँ जी, हाँ जी। मेरा वेक्टर स्पेस R है, मतलब पाई बन जाएगा। चलो ठीक है, ये सोच के आएंगे। सोचना, सोचना, ठीक है, ये हिंट था। चलो, बाकी रजे जितने भी बेसिस और ये सब के हैं, ये आप करके आएंगे। इसमें कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ लगने वाला है जो मैंने अभी थ्योरी पार्ट में कराना है। कोऑर्डिनेट वेक्टर पे कुछ रिजल्ट्स हैं वो आप छोड़ देना, लेकिन बेसिस प्रूफ करो, डायमेंशन निकालो, बेसिस प्रूफ करो, डायमेंशन निकालो। मैट्रिसेस में अभी बहुत है ये तो सवाल। सिमेट्रिक मैट्रिसेस अभी आएंगी कि सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस सबस्पेस बनाती हैं, वैसे किया ही है हमने, सबस्पेस में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाती हैं। तो वो सारी चीजें, ठीक है। और कुछ भी होता है ना, जैसे अगर कुछ नया वेक्टर स्पेस सब स्पेस मिलता है ना, तो एक बार
अपने ना दिमाग को थोड़ा सा ऐसे एक्टिव कर लिया करो कि हमने किया कैसे था। हाँ जी, वेक्टर सबस्पेस भी हमने इसको कैसे प्रूव किया था, क्या शॉर्टकट लगाया था, क्या कंपैरिजन लगाया था। ठीक है, कंपैरिजन लगाया था तो क्या सोचा था, क्योंकि वहां तो हम लोग सीधा शुरू कर देंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल एक्स वाई बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्रूव कर दोगे वो आप। लेकिन आपने पहले सोचा है ना कि ये है, इसलिए हम कर रहे हैं प्रूव। कैसे सोचा था, किससे कंपेयर वही किया। अल्फा एक्स प्लस बीटा वही था ना सब स्पेस का तो। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब बीटा हैज टू बी इक्वल टू गामा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट बन गया 2 क्रॉस 2। हाँ जी, इसको R4 से हाँ जी, कंपेयर करेंगे, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। बीटा इज इक्वल टू गामा। हम्म। ये कंडीशन हटाओ, क्या बना, या ये कंडीशन लगे रहने दो, इस पे तो कोई कंडीशन नहीं है। और बाकी सब बता लो, हाँ जी। तो यानी कि x कॉमा वाई सच दैट x इज इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, क्या है ये। लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सही। तो ये ठीक है। ये 2-4 लाइनें अपने दिमाग में चलाओ, साइड में लिखो, जो भी करना है करो। ठीक है, वेक्टर ठीक स्पेस ठीक। कुछ आया आया आता है जैसे, तो ये कि हाँ ये हमने कैसे किया था, छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आप कर लेना। तो वेक्टर स्पेस में ये जो लीनियर सब सॉरी बेसिस और डायमेंशन वाला टॉपिक है, ये मैं कल खत्म करा दूंगी, और फिर हम लोग थोड़ा आगे बातचीत करेंगे डायमेंशन पे। अभी रहता है, अभी चैप्टर रहता है ये। आज क्या हो गया, आज टुडे संडे आई गेस, या सो हम लोग इसको कोशिश करेंगे वेडनेसडे तक खत्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू ठीक सो है। मच।